जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है, उसमें मेडवल हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? तो मुगल काल के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले क्या है, तो जो बच्चे 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं 12th का और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, समय कम है, समय के अनुसार अच्छी तरह से जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपका सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है और आप फ्री में वहाँ पे टेस्ट भी जाकर दे सकते हैं। सब कुछ फ्री है आपके लिए, तो इसलिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए और प्लस में यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाले, आपके पढ़ाई से कोई भी वीडियो डाले रिलेटेड, तो आप तक पहुंच जाए आसानी से। उससे आपको ढूंढने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और प्लस में क्या करना है, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर लेना है। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? शासक और इति मुगल। सिंपल समझो कि हम इसमें बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, कि कैसे मुगल भारत में आए, किस प्रकार से उनकी एंट्री हुई और किस प्रकार से उसके साम्राज्य का पतन हुआ। किस प्रकार से उनके साम्राज्य का पतन हुआ? साम्राज्य का पतन हुआ कब? जब यूरोपियों का आगमन हुआ भारत। चलिए, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मुगल के बारे में। तो इससे पहले जब हम मुगल के बारे में पढ़ते हैं तो एक जो है फैक्ट हम याद हमेशा करते हैं, हमेशा रटते हैं एक फैक्ट की, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। सब याद किए हुए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो इब्राहिम लोदी जो आपके जो चैप्टर में तो सिलेबस में तो लोदी वंश है ही नहीं, ना दिल्ली सल्तनत है, ना ही सैयद वंश है, ना ही गुलाम वंश, ना लोदी वंश, कोई नहीं आपके सिलेबस में है ही नहीं। सल्तनत का जो काल है ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी इसमें चर्चा की गई है। तो इसके बारे में पूछ सोच सकता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि आपके चैप्टर में जिसका नाम मेंशन रहेगा उसके बारे में पूछेगा जरूर। चाहे बात कुतुबुद्दीन ऐबक की कीजिए या फिर इब्राहिम लोदी की बात कीजिए। चलिए, तो देखते हैं थोड़ा मुगल साम्राज्य का किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो थोड़ा परिचय इसका देख लेते हैं। मुगल काल में कुल 6 प्रमुख शासक हुए। कितने शासक हुए? तो कुल अगर प्रमुख माने, ऐसे तो थे लगभग, लास्ट तक जो है बहादुर शाह जफर भी रहे मुगल से ही, बहादुर शाह जफर। लेकिन जो प्रमुख शासक रहे, प्रमुख मध्यकाल में मान लीजिए कि प्रमुख जो शासक रहे वो कितने? तो 6 रहे। कितने? 6। जिसमें प्रथम कौन आते हैं? तो पहले आते हैं बाबर, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना किया। देखो, ये सब स्थापना यहाँ पे आए थे, तो इनके साथ जो आए थे फरगना के, इनके साथ जो आए थे उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में आए, भारत में हम अपना साम्राज्य स्थापित करें और यहाँ पे शासन करें। इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनके जो साथ आए थे सिर्फ इनका उद्देश्य था, इनके साथ जो आए थे उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम यहाँ पे आए। वो तो यहाँ पे आए, लूटे यहाँ के जो जितने भी लूटना था, उसके बाद वो अपने यहाँ प्रस्थान करने लगे। तो इन्होंने सबको रोका, सबको बात बनाया और सबको रोका कि अब क्या, अब यहाँ पे आ गए तो हम क्या यहाँ पे रुक जाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम अपना साम्राज्य यहाँ पे विस्तार कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए रोका बाबर ने अपने साथियों को। चलिए, कुछ शासकों ने अपने इतिहास दरबारी, क्या कुछ शासकों ने क्या किया, अपने इतिहास दरबारी इतिहासकारों से लिखवाया, अपने जो दरबार में है उससे लिखवाए। जैसे अकबर ने अबुल फजल थे उसके दरबार में इतिहासकार, तो उससे अपने बारे में लिखवा लिए, उससे लिखवा लिए। तो कुछ शासकों ने क्या किया, तो शासकों ने अपने दरबार में जो इतिहासकार रहते थे उससे अपने बारे में अपनी इतिहास लिखवाते थे। इस प्रकार के इतिहास को क्या कहा गया? इस प्रकार के इतिहास को इतिवृत्ति कहा गया। यानी अपने इतिहास को लिखवाना, उसे क्या कहा गया? उसे इतिवृत्ति कहा गया।
आज ये इतिवृत्ति इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यधिक सहायक हो रहे हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, इतिहास को समझने के लिए इतिहास के सीन को रिक्रिएट किया जाता है, उसे पुनर्निर्माण किया जाता है। जैसे आप लोग पुलिस का इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, जरूर देखे होइएगा मूवी में, रियल में देखो ना देखो मूवी में जरूर देखे होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस जो है उस तहकीकात करता है, उसका जो मर्डर हो, कोई भी जो है क्राइम हुआ है, तो उसका जो पता लगाने के लिए कोशिश करता है, तो पहले वो क्या करता है, पहले वो सीन को रिक्रिएट करता है कि ये हुआ कैसे होगा। वहां पे जाते हैं, सारे जो है एविडेंस को इकट्ठे करते हैं और क्या करते हैं, तो उस सीन को रिक्रिएट करते हैं कि यहाँ पे हाँ खूनी जो है यहाँ से आया होगा, इधर लाश ऐसे गिरी होगी, गोली ऐसे मारा होगा, ये सब क्या सीन को वो रिक्रिएट करते हैं, दोबारा जो है उसे पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से इतिहासकार भी इतिहास लिखने के लिए क्या करते हैं, तो इतिहास लिखने के लिए उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से शासक रहा होगा, जैसे मान लीजिए आप, हम थोड़ी बात करें, मान लीजिए हम थोड़ी बात करें किसकी, तो चाणक्य की। अभी तो है हम किसमें, अभी चल रहे चैप्टर में मेडिवल में, लेकिन हम बात करें थोड़ा चाणक्य की, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया। कैसे पता चला? हमें चलो ये पता चल गया कि इसने अर्थशास्त्र की रचना किया। ये कैसे पता चला कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे? क्या कोई बताया? क्या कोई उस समय का व्यक्ति कोई जिंदा है जो हमारे कान में आकर कहा गया कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, उसके शिष्य थे, शिक्षक थे, और मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के शिष्य थे? कोई बताया नहीं। तो ये हमें पता कैसे चला? तो इसके लिए अनुमान लगाया गया, सीन को रिक्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है मौर्य वंश के बाद जो है क्या था, तो गुप्त वंश, गुप्त वंश, और इससे पहले हड़प्पा। और इसके अर्थशास्त्र की जो रचना का काल है, वो काल भी किसके, तो ये काल जो है रचना काल, रचना काल चंद्रगुप्त मौर्य के काल से मिलते थे। तो इसलिए क्या अनुमान लगाया गया कि हाँ ये भी क्या तो इस समय रहे होंगे। चलिए, तो ये तो प्राचीन की बात थी, हम अभी मेडिवल में चल रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें बात यह है कि इतिहास के लिए क्या है, तो इतिहास की जानकारी के लिए, पुनर्निर्माण के लिए ये जो इतिवृत्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शासक जो है अपने इतिहास के बारे में खुद लिखवाते हैं, तो अपने इतिहास के बारे में खुद लिखवाते हैं, तो इसलिए ये जो है क्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि इतिहास जब लिखना चालू करता है, तो अगर इसमें क्या है कि इसमें अगर कोई इतिहास लिख रहा है तो है तो शासक का ही दरबारी है, दरबारी इतिहासकार है, तो ज्यादा कोशिश करता है कि ऐसे शब्द का यूज करे जिससे शासक को अच्छा लगे, ना कि उसे बुरा लगे। अगर बुरा लगेगा तो उसे दरबार से ही निकाल देगा, उसे दरबार से ही निकाल देगा। इसलिए इसमें क्या, तो इसमें जो इतिहास है एक बुराइयों को छुपाया जाता है, इसमें शासक के बुराइयों को इस प्रकार के इतिहास में, इतिहास की जो रचना की जाती है, तो इसमें शासक की बुराइयों को छुपाया जाता है। जैसे हम बात करें अकबर के काल में, अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा, तो अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा तो उसकी अच्छाइयों को तो लिखा, लेकिन उसके बुराइयों को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, इसलिए वो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो अकबर को अच्छा लगे, ना कि उसे बुरा लगे। इसलिए इस प्रकार की जो इतिहासकार होते हैं वो शासक के प्रति झुकाव होते हैं, झुके रहते हैं, इसलिए उनका झुकाव शासक के प्रति होने के कारण इसमें शासक की बुराइयों को नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ उसके अच्छाइयों को ही लिखा जाता है। चलिए, इस प्रकार से इसकी कुछ क्या, तो इसकी गुण भी है, गुण ये है कि ये इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यधिक सहायक होते हैं, और इसके दोष ये है कि इसमें शासक की बुराइयों को नहीं रखा जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे कि ये किस प्रकार से बाबर की एंट्री होती है भारत में।
बाबर की एंट्री किस प्रकार से होती है? बाबर, बाबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबर जो है कहाँ के थे? फरगना के। फरगना के। इसकी जो आत्मकथा है वो क्या है? तो ये तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी, जिसे एक या तो थे जो है तुर्की भाषा में है, जिसे बाद में इसका नामकरण किया गया। इसका नामकरण किया गया अब्दुल्ले खाना खाने के द्वारा। क्या? अब्दुल्ले खाने खाने के द्वारा इसका नाम किया गया बाबरनामा। चलिए, तो आगे देखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबर के बारे में। तो बाबर जो है इसकी, बाबर जो है इसके दो वंशज हैं। पूर्वज इसके दो हैं। एक पितृपक्ष से, पितृपक्ष से ये किसके वंशज है? तो पितृपक्ष से ये तैमूर लंग के वंशज है। किसके? तैमूर लंग। और अगर बात करें मातृपक्ष से, तो मातृपक्ष से ये चंगेज खां जो है उनके वंशज है। चंगेज खां के वंशज है। तो ये है उनके वंशज, लेकिन ये खुद को मानते थे किसके? तो खुद को बताते थे कि हम तैमूर लंग के वंशज है, ना कि चंगेज खां के। क्यों? क्योंकि तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में दिल्ली पे, फिरोज शाह तुगलक के समय में, और दिल्ली पे आक्रमण किया था और जीता भी था। तो इसलिए कहते हैं कि हम है तो हम तैमूर लंग के वंशज हैं, ना कि चंगेज खां के वंशज। चंगेज खां के वंशज नहीं मानते हैं खुद को, है उनका भी वंशज, लेकिन ये खुद को मानते के वंशज तैमूर लंग के। क्यों? क्योंकि तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया था, इसलिए इनको तैमूर लंग इसलिए कहते क्योंकि ये जो शासक थे तैमूर लंग, ये पैर से, एक पैर से जो है अपाहिज थे, लंगड़े थे। तो ये दो पक्ष जो है इसके शरीर में जो है दो वंशजों का जो है रक्त प्रवाह होता था। तो ये खुद को मानते थे, किसका मानते थे खुद को? कि हम तैमूर लंग के वंशज हैं। अब भारत जो है, भारत पर क्या कारण हुआ कि बाबर जो है भारत पर आ गया, आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण करने के पीछे ये रहा कि भारत पर उन्हें आक्रमण करने के लिए संदेशा भेजा गया। भारत के ही लोगों ने क्या किया? भारत को ही के ही लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पे आक्रमण करने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली सबको चाहिए थी। दिल्ली जो है शासक का केंद्र था, सबको दिल्ली चाहिए थी। और दिल्ली में उस समय था लोधी वंश, तो लोधी को खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या, लोधी को खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए बाहर से कोई आक्रमणकारी आए ताकि लोधी को खत्म करे, तो फिर हम दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर सके। तो सबकी चाह थी कि हम दिल्ली पे शासन करें, इसलिए भारत के लोगों ने जो शासक रहे उन्होंने क्या किया? तो बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप आकर यहाँ पे क्या किए कीजिए, तो यहाँ पे आकर
आक्रमण कीजिए। तो हुआ कि पहले तो लोधी वंश में, लोधी वंश के संस्थापक रहे भल्लोल लोधी। भल्लोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक रहे इन्होंने स्थापना किया और साम्राज्य विस्तार के लिए, ये रहे कहाँ के, तो ये अफगान के हैं, अफगान के हैं। तो साम्राज्य की विस्तार के लिए, साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या किया, तो एक नीति अपनाई जिसे कहा गया कि अफगान समानता का सिद्धांत। कहा गया अफगान समानता का सिद्धांत। इसकी तरह होता क्या था, तो अफगान समानता यानी अफगान के जो लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, अफगान के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है साम्राज्य में सबको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा अफगान के लोगों को। और यही सिद्धांत के द्वारा कहा गया कि अफगान के सभी लोग जो है भारत में आ जाइए, यहाँ पे आप रहिए, भारत में आकर रहिए। फिर आते हैं अंतिम वंश, लोधी वंश के जो है अंतिम वंश इब्राहिम लोधी। इसके समय हुआ क्या कि अफगान समानता का जो सिद्धांत है ये कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया, तो अफगान सिद्धांत का जो है, अफगान समानता का सिद्धांत एक कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया। और इसके समय में दो विद्रोह हुआ। एक हुआ दौलत खान लोधी, है लोधी ही वंश के, और एक आलम खान लोधी। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों का विद्रोह हुआ। इसलिए तो अपने विद्रोह इसलिए हुआ कि हम भी जो है क्या, तो आप हटिए हम साम्राज्य संभालेंगे, इसलिए विद्रोह हुआ दोनों का। तो दोनों का विद्रोह हुआ तो इस दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए और इब्राहिम लोधी को हटाइए और हमें सत्ता पे बैठाइए। क्या किया, इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया, बाबर को आमंत्रित किया। और उस समय हो चल ये रहा था कि उत्तर भारत में जो है सारे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे सब आपस में लड़ रहे थे, सब आपस में लड़ रहे थे। और इसलिए सब आपस में लड़ रहे थे और इस पश्चिमोत्तर का जो एरिया है, सिंध प्रांत का जो एरिया है, उसको क्या किए थे, कोई नियंत्रित नहीं उस पर। आप देखिएगा जितने भी आक्रमणकारी आए थे सभी उसी समय से आए थे, उसी रास्ते से आए थे। अगर बात करें हम सिल्कस निकेटर की, जो सिकंदर द्वारा भेजा गया था, तो भी किस समय, तो उसी रास्ते से आए थे। प्राचीन काल से ही जो है मध्यकाल में भी उस एरिया पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए जितने भी आक्रमणकारी आए थे, अरबों ने भी आक्रमण किया था तो उसी रास्ते से आक्रमण किया था, तुर्कों ने भी आक्रमण किया था तो उसी आक्रमण रास्ते से आक्रमण किया था, सब जो है उसी रास्ते से आक्रमण किया था। फिर भी भेजा नहीं खुला इस सब का, और आपस में ही लड़ते रहे, और ना कि थोड़ा नियंत्रित जो है सेना रख ले उस साइड में और थोड़ा नियंत्रित करे, उसे व्यवस्थित करे, नहीं किया। तो ये भी जो है बाबर भी उसी रास्ते से आए। इसके बुलाने पे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। एक बात ये भी आती है कि बाबर को बुलाने में योगदान रहा राणा सांगा का भी। इसका ये स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट नहीं। राणा सांगा का भी बुलाने पर योगदान रहा, बाबर को बुलाने में इन्होंने भी आमंत्रित किया था। ये किसने कहा, ये बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा।
बाबर ने लिखा है अपने आत्मकथा में कि राणा सांगा के द्वारा भी इसे आमंत्रित किया गया था, बाबर को। लेकिन राणा सांगा ने इस बात की जिक्र कहीं नहीं की है, कहीं नहीं की है। राणा सांगा ने इस बात की जिक्र कहीं नहीं की है। चलिए, तो आए, और आए तो आक्रमण हुआ। ये आए कितने, तो बाबर आए थे 10,000 सैनिक के साथ, मात्र 10,000। और इब्राहिम लोदी के पास कितना, इब्राहिम लोदी के पास था 1 लाख सैनिक। 1 लाख सैनिक इब्राहिम लोदी के पास, और बाबर के पास मात्र 10,000 सैनिक। फिर भी क्या हुआ, फिर भी बाबर जीत गया। और युद्ध के दौरान मैदान में मरने वाले मध्यकाल के एक जो है पहला राजा कौन रहा, पहला जो शासक कौन रहा, तो पहला शासक रहा युद्ध के दौरान मैदान में ही मरने वाले पहले शासक रहे इब्राहिम लोदी। युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई, मैदान में ही, युद्ध के मैदान में ही। तो 10,000 थे, और इसके पास था एक, इसके पास तोप थे। अभी जो टैंक लेकर जो आक्रमण करते हैं तोप, वो तोप इसके पास भी था, तोप इसके पास भी था, और 10,000 सैनिक थे। इन्होंने क्या किया, तो आक्रमण के लिए लड़ाई में क्या किया, तो तोपों को सजाने की रूमी विधि को अपनाया, रूमी विधि को अपनाया तोपों को सजाने की। रूमी विधि में ये हुआ कि अगर ये जो है क्या, मान लीजिए एरिया है, ये एरिया है, इधर एरिया है, दोनों में युद्ध हो रहा है। इधर जो है ये बाबर का एरिया हो गया, बाबर इधर से आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे रूमी विधि में ये होगा कि पहले जो है आगे क्या रहेगा, आगे इधर तोप रहेगा, और यहाँ पे पीछे क्या रहेगा, पीछे सैनिक रहेंगे, आगे तोप और पीछे सैनिक। ये हो गया रूमी विधि। फिर और एक तरीका ये भी अपनाया युद्ध लड़ने के लिए, तुगलमा पद्धति। क्या अपनाया, तो तुगलमा पद्धति। युद्ध लड़ने की तुगलमा पद्धति को अपनाया। इसमें क्या हुआ, तो इसमें ये है कि कुछ शासक, कुछ जो है सैनिक क्या करेंगे, कुछ सैनिक युद्ध लड़ेंगे, कुछ सैनिक आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, ताकि कोई पीछे से ना आ जाए। अक्सर ये होता है कि आप आगे से लड़ते रहते हैं और इधर से ये क्या, ये पीछे भेज देते हैं, कि आगे से लड़िए रहे और पीछे भेज देते हैं, तो पीछे से फिर आक्रमण करेगा, बीच में घेर लेगा। तो ये इसलिए क्या, तो पीछे भी सैनिक को रखते थे, आगे भी सैनिक को रखते थे, और कुछ सैनिक को आराम करने के लिए रखते थे, कि आप आराम करो और बाकी सैनिक लड़ रहे हैं, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको बुला लिया जाएगा। और इस प्रकार से ये तो लड़िए रहे, और इधर ये आराम जो सैनिक कर रहे हैं, ये आराम करके फिर ये पीछे से जाएंगे और इधर से आक्रमण करेंगे। आगे से तो ये तोप लेकर आक्रमण कर रहा है, पीछे से भी सैनिक को भेज दिया। इस प्रकार से 10,000 सैनिक के होते हुए ये जो 10,000 सैनिक से ही क्या, तो 1 लाख सैनिक को हरा दिए, और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया 1526 में। ये हुआ कहाँ, तो ये पानीपत के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। चलिए, अब आते हैं इतिवृत्ति क्या है। तो इतिवृत्ति हम आपको बताया कि जब कोई शासक अपने इतिहासकार के द्वारा, अपने दरबारी इतिहासकार के द्वारा अपनी इतिहास लिखवाता है, वही इतिहास क्या कहलाता है, वही इतिहास इतिवृत्ति कहलाता है। इतिवृत्ति का अर्थ है ऐतिहासिक घटनाओं का कालम, ये जो क्या, तो काल क्रम अनुसार उसका वर्णन, यानी कोई भी घटना हुआ है उसके काल जो है क्रम में व्यवस्थित करना, कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर बाद में कौन सी घटना हुई, इसका एक क्रम व्यवस्थित करना, यही क्या हुआ, तो यही इतिवृत्ति का अर्थ होता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्ति, आख्यान एवं अर्थशास्त्र भी आते हैं। इतिहास के
इतिहास में क्या आते हैं? तो इतिहास के अंतर्गत पुराण भी आते हैं, इतिवृत्ति भी आते हैं, आख्यान भी आते हैं और अर्थशास्त्र ये भी आते हैं। एक किसका कहना है? तो ये कौटिल्य का। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये वर्णन किया है। इतिवृत्ति उस जीवन चरित्र अथवा वंश चरित्र को कहा जाता है जिसमें लेखक राजकीय प्रलेखों प्रशस्तियों के आधार पर सत्य के अधिक निकट रहकर इतिहास लेखन का प्रयास करते हैं। यानी इतिहासकार क्या करते हैं? तो इतिहासकार इतिहास तो लिखते हैं लेकिन उसमें क्या, उसमें राजकीय प्रलेखों, राज्य में जो उपस्थित प्रलेख है, अभिलेख है, उसके और प्रशस्तियों के आधार पर क्या करते हैं? तो उसके निकट रहकर, अब राज दरबार में रहकर इतिहासकार उस राजा के इतिहास को लिखेंगे तो क्या वहाँ जो उपस्थित जो अभिलेख होंगे, वहां पर जो उपस्थित प्रशस्तियां होंगे वो उसके समक्ष होंगे, उसके निकट होंगे, तो इसलिए वो ज्यादा जानकारी उनके प्रति जो है प्राप्त हो कर सकेंगे। इसलिए इसमें क्या रहते हैं? तो इतिहासकार जो है राजकीय प्रलेखों और प्रशस्तियों के आधार पर सत्य के अधिक जो क्या कर रहते हैं? तो सत्य के अधिक निकट रहते हैं, निकट रहते हैं। अकबरनामा, बादशाहनामा, ये सब क्या, तो ये सब जो है इतिवृत्ति ही है। क्या है? तो इतिवृत्ति ही रही है। ये इतिवृत्ति हमें त्यागीन साहित्य, विचारधारा, दरबारी गतिविधियों एवं कुछ अत्यंत व्यक्तिगत जानकारी से भी अवगत कराते हैं। जैसे ये इतिवृत्ति जो है हमें क्या, तो शाही जो विचारधारा है और दरबारी जो गतिविधियां, इसके साथ साथ व्यक्तिगत जो है जानकारी भी हमें प्रदान करती है। निष्कर्ष ये निकला कि हम कह सकते हैं कि ये मुगलकालीन इतिवृत्ति त्यागीन इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो इतिवृत्ति है मुगलकालीन इतिहास को लिखने में के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शासकों ने खुद अपने दरबारी इतिहासकार से लिखवाया। तो इतिहासकार जो है क्या दरबार में उपस्थित है तो अपने समक्ष देख सकेंगे कौन सी घटना घटी, और वो सत्य के अधिक निकट रहते हैं। क्या रहते हैं? सत्य के अधिक निकट रहते हैं, क्योंकि इस घटनाएं जो है उनके समक्ष ही घटती है। चलिए, तो बाबर के बारे में जानकारी थोड़ी देख लेते हैं कि बाबर का जन्म हुआ था कब? तो 21 अप्रैल 1526 को ये भारत पर आक्रमण किए थे। जन्म हुआ था इनका फरगना में। बाबूजी इनके रहे उमर शेख मिर्जा, कद छोटे रहे उनके और गोल मटोल टाइप के, फुटबॉल टाइप के। चलिए, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। किस प्रकार से? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया युद्ध के दौरान, और युद्ध में ये आए थे 10,000 सैनिक को लेकर और इब्राहिम लोदी पहुंचे थे 1,00,000 सैनिक को लेकर। लेकिन इनके पास जो है तोपें थी। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम बार मध्यकालीन भारत में प्रथम बार जो है तोप का जो है उपयोग कब किया गया? तो मध्यकाल में बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया इब्राहिम लोदी को। और इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। क्या हुआ था? 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इनके पिता रहे उमर शेख मिर्जा एवं माता रही कुतलुग निगर है इनकी माता है, जो कि कौन? तो ये यूनुस खां की पुत्री रही। इनकी माता जो है ये यूनुस खां की पुत्री रही। उमर शेख मिर्जा के 3 लड़के हैं। उमर शेख मिर्जा के कितने लड़के? 3 लड़के, एक बाबर, जहांगीर और नासिर। ये जहांगीर जो आप सुनते हैं, आगे जो आएंगे जहांगीर, उन जहांगीर से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाबर के भाई है जहांगीर, बाबर के भाई है जहांगीर। और वो जहांगीर आएंगे वो परपोते हो जाएंगे इनके, तो इसलिए वो अलग है और ये जहांगीर अलग है। तो बाबर और जहांगीर और नासिर जो है ये 3 पुत्र रहे किसके? तो उमर शेख मिर्जा के। और 5 लड़की रही। 5 लड़की में एक खानजादा बेगम, मिहिर बेगम और शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान और रकिया सुल्तान। ये जो है क्या? तो रजिया सुल्तान।
चलिए अब देखते हैं आगे। रकिया सुल्तान हो गया। तो उमर शेख मिर्जा के कितने लड़के? तो उनके 3 पुत्र और 5 पुत्रियां थे। 5 पुत्रियां। बाबर अपने पितृपक्ष से तैमूर का वंशज 5वां वंशज और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अपने पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। लेकिन अपने आप को मानते थे किसके वंशज? मानते थे तैमूर के वंशज। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को कहा कि हम तो चले, अब तुम क्या करो, तो तुम ईमानदारी से रहना। ईमानदारी से रहना इसका मतलब यह है कि अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। मध्यकाल का पहला ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा वो कौन था? तो हुमायूं था, जिसने ईमानदारी से अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा बांटा यहाँ तक कि अपने सौतेले भाइयों को भी उस साम्राज्य का हिस्सा दिया। चचेरे भाई, चचेरे भाई उसको भी अपने क्या दिया? तो अपने साम्राज्य का हिस्सा उसको भी दिया। तो इसने क्या किया? तो इसे बाबर ने कहा कि अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट लेना। इसने अपने भाइयों में बांट लिया अपने साम्राज्य को। जन्म हुआ था काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी को। माता इनकी रही महिम सुल्ताना और पिता कौन रहे? तो पता है आपको, बाबर। माता इनकी महिम सुल्ताना ये हेरात के तैमूर शासक हुसैन बेकरा की पुत्री रही। कौन? तो ये तैमूर शासक हुसैन बेकरा की पुत्री रही, तैमूर के ही। 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। 1530 को बाबर की मृत्यु हुई और 29 दिसंबर जो है 1530 को 23 वर्ष की उम्र में, कितने? तो 23 वर्ष की उम्र में। एक बात याद रखिएगा, जब बाबर जब फरगना में थे तो उनको कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत बार जो है क्या अपने राज्य में अधिकार के और फिर हार गए, फिर हार गए। इस प्रकार से 3 बार जो है जीते और फिर हार गए, तो भागना पड़ा उसे, बेघर हो गया। तो ये जो है फरगना का शासक बना बाबर, ये 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष का था उसी समय से फरगना का शासक बन गया ये। चलिए, तो हुमायूं जो है 23 वर्ष की उम्र में राजधानी की गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। पश्चिम में गुजरात का शासक बहादुर शाह एवं पूरब में बिहार के शासक शेर खान ने अत्यधिक परेशान किया। हुमायूं को जो है इसका लगभग देखिए, ये क्या तो 30 से 1530 से 1540 ये रहे, फिर 1555 से 1556, 1555 से 56 ये रहे, दोबारा शासक बने। ये इसका कालक्रम जो है 2 खंडों में रहा। एक खंडों में इसलिए क्योंकि ये 1530 से 1540 तक शासन करते। 1540 में से शेर शाह द्वारा क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है, बिहार में पराजित कर दिया जाता है। फिर ये 1555 में क्या करते? तो 1555 में शासक फिर बनते हैं पुनः, और 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से इसकी जो है क्या गिरने से मौत हो जाती है। तो इनका जो कालक्रम रहा 2 खंडों में रहा, एक 1530 से 40 और एक 55 से 56। तो इनके जो कालक्रम रहा जीवन काल में, जब ये शासक बने उसके बाद जो है इन्हें परेशान ज्यादा कौन किया? तो सबसे ज्यादा परेशान किया गुजरात के शासक बहादुर शाह और बिहार के शासक
शेर खां, जिसे शेरशाह की उपाधि दी गई। इन्होंने क्या किया, तो परेशान कर दिया हुमायूं को। 25 जून 1539 को शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया और पराजित किया, और शेरशाह शाह की उपाधि पहले क्या था, तो पहले इसका नाम था शेर खां। और जब 1539 में 25 जून 1539 को ये क्या किया, तो हुमायूं को पराजित कर दिया, तो उस समय इसे उपाधि मिल गई शाह की उपाधि। तो शेर खां की जगह पे शेर शाह लगने लगा। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। मृत्यु किस दौरान हुआ, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसला और गिर गए। तो गिरने से उनकी जो है क्या हुआ, तो मृत्यु हो गई। शेर खां ये भी ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। ये 5 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। कितना, 5 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। 5 वर्ष में इन्होंने जो कर दिया, 5 वर्ष में जो इसने कर दिया, इतने समय में, इतने कम समय में कोई शासक नहीं कर पाया। आज आप जो देखते हो कि जमीन के जो क्या, तो आज जो देखते हो सर्वे होता है, ये उसी समय से है। जमीन का जो है, आप देखते हो जमीन की जो नापी जोखी जो होता है, कौन किए थे, तो इसकी शुरुआत शेरशाह ने किए थे। और इन्होंने किसानों को सिंचाई के लिए नहर क्या किया, तो कुएं का निर्माण करने के लिए ऋण दिया उसे। और व्यापारियों से अच्छी तरह से बात करने के लिए, अच्छी तरह से पेश कर होने के लिए व्यापारियों के समक्ष ये अपने प्रशासनों को क्या दिया, अपने प्रशासकों को आदेश दिया कि आप क्या करो, आप जो हमारे यहाँ जो व्यापारी आते हैं उससे, उसके सामने अच्छी तरह से पेश आओ, उससे अच्छी तरह से बातें करो, ताकि वो हमारे यहाँ व्यापार कर सके। और व्यापार करेगा तो हमारे यहाँ क्या, तो आर्थिक समृद्धि होगी, इससे हमारे जो है क्या, हमारे साम्राज्य को लाभ होगा, साम्राज्य को लाभ हुआ। और जब कर तो लेते हैं, कर जो है उपज का 1/3 चल रहा था, उपज का 1/3 चल रहा था। लेकिन जब सूखा या फिर बाढ़ में या फिर किसी भी कारणवश आपकी फसल जो है खराब हो जाती है, तो आपको जो है वो कर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, वो माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा वो टैक्स। और यहाँ तक कि व्यापारियों के लिए रहने के लिए प्रत्येक 8 किलोमीटर पे, प्रत्येक 8 किलोमीटर पे व्यापारियों को ठहरने के लिए सराय का निर्माण कराया गया। आज आप जो देखते हो नाम बेगूसराय, मुगल सराय, ये क्या है, ये जो सराय है, ये सराय का निर्माण कराए थे कौन, तो ये सराय का निर्माण कराए थे शेरशाह ही कराए थे। प्रत्येक 8 किलोमीटर पे जो है सराय का निर्माण कराए थे, 8 या 9 किलोमीटर पे, ताकि वहां पे व्यापारी जो है वो विश्राम कर सके, आम जो नागरिक है, किसान वर्ग है, वो भी क्या, तो वहां पे विश्राम कर सके, इसलिए निर्माण कराया था। सराय का निर्माण कराया था, कुआं का निर्माण कराया था, बहुत सारे काम किए थे मात्र 5 वर्ष में, मात्र 5 वर्ष में ही बहुत सारे काम किए थे। आज के जो नेता है हमारे, 5 वर्ष क्या 25 वर्ष भी दे दो तो फिर भी इतने जो है जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे। उनको तो कस्में खाने से, वादे करने से फुर्सतें नहीं मिलता है, तो जनता के लिए करेगा क्या, क्या हम। और 5 वर्ष में क्या से क्या कर दिया उस समय में, और अभी क्या है। चलिए तो आगे देखते हैं अकबर का। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है शासक बनते हैं। अकबर बहुत ही कम उम्र में शासक बन जाते हैं। जिस वर्ष में बच्चे जो है क्या कलम पकड़ना शुरू करते हैं, उस समय इसे राजगद्दी पे बैठाकर और शासन संभालने के लिए इसके हाथ में सत्ता जो है सौंप दी गई। तो इसलिए इसकी जो है कम मात्र 14 वर्ष ये जो है क्या, तो मात्र जो है क्या, तो ये जब शासक बने तो इसकी जो है उम्र थी कम, और इसलिए
इसके संरक्षण में इनके चाचा रहे कि सत्ता तो यही रहे, सत्ता यही संभालेगा, लेकिन उसकी जो देख रेख करेंगे, जो नीति लेने का, निर्णय लेने का जो काम करेंगे, वो बैरम खान जो है करेंगे। इनके नेतृत्व में हुआ। चलिए, तो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट में। माता इनकी हमीदा बन्नू बेगम है। हुमायूं की मृत्यु की खबर अकबर को कहाँ मिली? तो गुरुदासपुर के पास कलनौर में मिली। कलनौर में मिली इनको खबर कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। यहीं पर 14 फरवरी 1556 को क्या हुआ? तो 1556 को इसे शासक घोषित कर दिया। 14 वर्ष की आयु में क्या हुआ? तो 14 वर्ष की आयु में यह शासक बन गए, बहुत ही कम उम्र में। 14 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए, और 14 वर्ष की आयु में इसे पूरा साम्राज्य देखना पड़ेगा। तो इसलिए सक्षम नहीं थे कि हम जो क्या साम्राज्य संभाल सके, क्योंकि अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। इसलिए इनके जो चाचा थे बैरम खां, उन्होंने क्या किया? तो इन्हें संरक्षण दिया, इनकी रक्षा की और इनके ही नेतृत्व में जो है निर्णय लेने का काम सारे जो है कौन देखते थे? बैरम खां। तो अब इतने समय से जो है क्या देख रेख कर रहे, तो उसे भी इच्छा होने लगी कि अब जो है क्या हम भी बन जाए शासक। क्यों? क्योंकि सत्ता आपके बगल में हो, और आप जब चाहे तब उसे आपके हाथ में कि आप उसे अपना सकते हो, आप उसे क्या अपने कब्जे में कर सकते हो। तो इसके लिए जब बगल में है, तो इसलिए मन तो डोलवे करेगा। तो इसलिए वो क्या किया? तो इनका भी मन डोला। फिर उसके बाद ये बनने की कोशिश की शासक, तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने साइड कर दिया इसे, युद्ध किया इससे, और इसे परास्त करके इसे साइड कर दिया। फिर उसके बाद अपने अकबर जो है, अकबर को संरक्षण मिलता है इसके धाय माँ, अकबर को संरक्षण मिलता है इसके धाय माँ के। तो उन्होंने भी क्या किया? सेम हाल उसका भी, कि अब जो ये छोटा बच्चा है, ये क्या शासन संभालेगा, हम ही जो है संभाल लेते हैं शासन को। चलिए, तो देखते हैं ये क्या। तो जब एक शासक बने 14 वर्ष की उम्र में, तो बैरम खां ने इस संरक्षण के रूप में शासन किया, इन्हें संरक्षण दिया, और नीति निर्णय लेने का काम जो है बैरम खां ही करते थे। नाम के तौर पे अकबर शासक थे, नाम के शासक थे, लेकिन शासन संभाल कौन रहा था? शासन संभाल रहा था बैरम खां। ये क्या है? तो बैरम खान संभाल रहे थे। 5 नवंबर 1556 में बैरम खान ने हेमू को हराया। 5 नवंबर 1556 में बैरम खान ने हेमू को हराया। इसी युद्ध को कहा गया पानीपत की दूसरी युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध कहा गया इसी को। जब तो ये अकबर ने क्या हराया? अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने हेमू को हराया किस लिए कहा जाता है? क्योंकि शासक कौन था? शासक तो था अकबर ही, लेकिन चला कौन रहा था? तो बैरम खां। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया, लेकिन युद्ध हुआ था किसके बीच? तो अकबर के तरफ से लड़े थे बैरम खां। चलिए, तो 1556 में 5 नवंबर 1556 में बैरम खान ने हेमू को हराया। बैरम खान ने अब्दुल लतीफ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। अब्दुल लतीफ को क्या किया? तो अकबर का शिक्षक नियुक्त किया, लेकिन इन बेचारे को पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा। अब 14 ही वर्ष में इसे क्या सत्ता हाथ में दे दिया गया है, पढ़ने में मन कैसे लगेगा? पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो इसलिए पढ़ने का इसका जो है, परंतु अकबर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 1560 से 62 के बीच अकबर ने अपने, ये पहले तो 56 में शासक बने, और 56 के बाद जो है 60 तक इसको झूठों के शासक बना के और शासन करता रहा। कौन शासन करता रहा? बैरम खां। तो जब उसे लगा कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो रही है, तब अकबर ने उसका विरोध किया और उसे परास्त करके क्या किया? बैरम खां को परास्त करके
खुद हाथ में लिया शासक। तो फिर ये चले गए किसके संरक्षण में, तो ये चले गए फिर अपने धाय माँ माहम अनगा के संरक्षण में। किसके, तो माहम अनगा के संरक्षण में, उनके प्रभाव में रहा। इसलिए तो इस शासन में इसे कहा जाता है पर्दा प्रथा। क्या कहा जाता है, पर्दा शासन कहा जाता है। इस शासन काल को क्या कहा जाता है, जब 1560 से 62 के जो शासन काल है अकबर का, उसे कहा जाता है पर्दा पर्दा शासन काल। क्या, पर्दा शासन कहा जाता है, या फिर पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन कहा जाता है, या फिर पर्दा शासन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने धाय माँ महान अनगा के समय में संरक्षण में रही, उनके प्रभाव में रही। ये भी क्या किया, इन्होंने भी सेम हाल। अब शासन जो है क्या, उसके सत्ता जो है बगल में है, तो इसलिए जो है मन डोला इसका भी, ये भी चल रही कि हम जो है अब शासक हम ही बनेंगे, हम ही अब शासन करेंगे। तो इसलिए अकबर ने 1562 में अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन अपने हाथ में ले लिया। 1562 में क्या किया, तो 1562 में इसने अपने हाथ में ले लिया। तो उस समय क्या 20 वर्ष हो गई, तो 20 वर्ष में इतने तो लायक हो गए कि शासन जो है संभाल सकते हैं, तो अपने हाथ में ले लिया और फिर जो है इसने शासन करना प्रारंभ किया। तो वास्तविक रूप से अकबर ने शासन कब स्टार्ट किया, तो 1562 में। कब, तो 1562 से। शासक तो बन गए थे 56 में, लेकिन वास्तविक रूप से शासन करना कब प्रारंभ किया, तो 1562 में। चलिए, अकबर के द्वारा साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ, तो अकबर ने 1564 में गोंडवाना को जीता। क्या, तो गोंडवाना को जीता। अगर हम देखें मुगल काल में महिलाओं की दशा अगर हम देखें तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी थी, उतना अच्छी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब चल ही रहा था ये सब, इसलिए उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी थी। प्राचीन काल की अपेक्षा जो है थोड़ा सा अच्छा था थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि शासक जो है क्या महिलाएं भी करती थी। जैसे ये जब गोंडवाना विजय किए तो उस समय इसके विरोध में इसे युद्ध किसके साथ करना पड़ा, तो दुर्गावती के साथ जो युद्ध करना पड़ा। जब ये दक्षिण में आते हैं उसके बाद ये अहमदनगर पर अधिकार करते हैं, तो उस समय इसे युद्ध करना पड़ता है चांद बीबी के साथ। किसके साथ, तो चांद बीबी के साथ युद्ध करना पड़ता है दक्षिण में इसे, अहमदनगर जब विजय करते हैं तब। इसलिए महिलाओं की स्थिति जो है थोड़ी अच्छी थी, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये सब प्रचलित ही था, ये सब खत्म नहीं हुआ था। चलिए, तो 1564 में गोंडवाना में दुर्गावती को पराजित किया अकबर ने। 1561 में मालवा में संगीत प्रेम बहादुर शाह को हराया। मालवा में क्या हराया, मालवा में किसे हराया, तो बहादुर शाह को हराया, और जैनपुर को भी जीत लिया। तो ये मालवा को भी जीता और जैनपुर को भी जीता। 1570 में, तो ये 1570 में मेवाड़, क्या तो मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, इन तीनों को क्या किया, तो इन तीनों को जीत लिया। इन तीनों ने क्या किया, तो मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया कि हम जो है मुगल के अधीन है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को परास्त किया, महाराणा प्रताप को हराया अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में हराया। 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय किया और समुद्र का पहली बार क्या किया, तो पहली बार समुद्र का दर्शन किया। देखिए, 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय किया, और गुजरात पर विजय किया इसी दौरान जो है इसके याद के लिए कि हम गुजरात पर विजय किए थे, इसलिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। किस लिए, ताकि उसे याद रह सके कि हम गुजरात को जीते थे। तो इसके स्मरण के लिए क्या किया, तो इसके स्मरण के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। और जब गुजरात को जीता तो सबसे पहली बार जो है अकबर ने समुद्र का दर्शन कब किया, तो 1572 में।
जब उन्होंने गुजरात को जीता। गुजरात विजय की उपलब्धि में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। 1581 में काबुल, 1586 में कश्मीर और 1595 में कंधार पर भी विजय प्राप्त कर लिया। 1600 में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, जिसमें उसे चांद बीबी के साथ युद्ध करना पड़ा 1600 में। 1601 में असीरगढ़, जो असीरगढ़ को विजय किया, जिसे हम खानदेश कहते हैं। 25 अक्टूबर 1605 को लगभग 50 वर्ष तक शासन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। 1605 में क्या हुआ, तो मृत्यु हो गई। लगभग 50 वर्ष शासन किए थे। जब ये दक्षिण में गए थे साम्राज्य विस्तार के लिए, उत्तर में तो जीत गए सबको, दक्षिण में जब ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए गए थे, तो दक्कन जो है ये पूरी तरह से अपने अधिकार में नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि जब ये 1601 में खानदेश को जीत लिया, उसी समय इसके जो बेटे हैं जहांगीर, जिसे सलीम सलीम नाम था, क्या, सलीम सलीम ने क्या किया, विद्रोह किया। सलीम ने विद्रोह किया, तो उसी दौरान इसे वापस लौटना पड़ा, दक्कन की जो है नीति को वापस छोड़कर, दक्कन नीति को वापस छोड़कर इसे लौटना पड़ा। इसलिए दक्कन को जो पूरी तरह से अपने अधिकार में नहीं ले पाए। चलिए इसके बाद देखते हैं नूरजहां। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी। जहांगीर को प्यार से जो है क्या कहा जाता था? प्यार से इसे सेखू बाबा कहा जाता था। क्या? तो प्यार से जहांगीर को सेखू बाबा कहा जाता था। सेखू बाबा कहा जाता था। इसके पुत्र रहे शाहजहां। शाहजहां को क्या कहा? तो शाहजहां को खुर्रम कहा गया। क्या? खुर्रम। और एक खुर्रम की उपाधि दिए कौन थे? तो जहांगीर नहीं दिया। खुर्रम की उपाधि दिए कौन? तो खुर्रम की उपाधि जहांगीर नहीं दिया। नूरजहां जो है ये इनके पत्नी है, और नूरजहां इनके पत्नी है, और इन्होंने क्या किया, तो ये पहले तो ये शेर अफगन की जो है विधवा है। शेर अफगन की विधवा, यानी पहले इसकी शादी हो गई थी। ये जो है क्या, तो जहांगीर ने इसे विवाह किया दोबारा। इसका जो है विवाह हुआ था दोबारा, जिसमें जहांगीर ने इसे इससे विवाह किया था। तो वास्तविक नाम क्या है इसका? वास्तविक नाम है मेहरू निस्सा। क्या है? मेहरू निस्सा। पिता इसके क्या है? तो पिता इसके कौन है? तो क्या, ग्यास बेग है, और माता इसकी अस्मत बेगम है। ग्यास बेग है पिता, और माता कौन है? तो माता अस्मत बेगम। ग्यास बेग को जहांगीर ने इत्मादुद्दौला की उपाधि दिया। क्या दिया? तो इत्मादुद्दौला की उपाधि दिया, और अस्मत बेगम को इत्र के आविष्कारक का श्रेय दिया। इत्र के आविष्कारक का श्रेय दिया अस्मत बेगम को।
तो कहाँ पे थे? तो इसके जो पुत्र है शाहजहां है, ये छोटे पुत्र है। तो बड़े कौन है? बड़े हैं इसके पुत्र। खुसरो जो है इनके बड़े पुत्र है, और खुसरो ने क्या किया था, तो अपने पिता का यानी जहांगीर का विद्रोह किया था। जहांगीर का विद्रोह किया था किसके? तो गुरु अर्जुन देव जो है, सिख गुरु अर्जुन देव जो है, इसके संरक्षण में इनके जो है समर्थन मिला। खुसरो को किसका समर्थन मिला? तो अर्जुन देव का। अर्जुन देव का। तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी, और फांसी दे दिया, और इसको जो है खुसरो को क्या किया, तो इसको अंधा कर दिया। खुसरो को अंधा कर दिया और अर्जुन देव को फांसी दे दिया। खुसरो को अंधा कर दिया और अर्जुन देव को जो है फांसी दे दिया। इस प्रकार से ये चल रहा था इसका शासन। अब ये जो है नूरजहां जो है, ये भी क्या करती है, तो ये भी शासन में आने के लिए ये भी क्या करती है, तो अपनी पहल करती है शासन में आने के लिए। और इसने जुंटा ग्रुप का निर्माण किया। क्या? तो जुंटा ग्रुप। जुंटा ग्रुप में इसके भाई थे, इसके पिता थे, इसकी माँ, और एक असफ खां जो है इसके भाई, और इनके पिता जो ये रहे क्या बोस, और इनकी माता जो है असमत बेगम, ये भी रही। और प्लस में एक रहे कौन? तो एक खुर्रम। खुर्रम कौन? तो शाहजहां। ये भी इसमें जुंटा ग्रुप में शामिल थे। हुआ ये कि ये जो असफ खां है, नूरजहां की जो भाई है, इसने अपनी पुत्री की शादी खुर्रम से करा दी। किससे? खुर्रम से। खुर्रम से करा दी। तो हुआ कि ये जो नूरजहां चाहती थी कि इसका शासक, अगला शासक बने, जहांगीर के बाद जो शासक कौन बने, तो शासक बने इसके दामाद, नूरजहां के दामाद। लेकिन इसका भाई चाहता था कि शासक बने इसका दामाद, यानी शाहजहां। तो इसलिए दोनों में क्या हुआ? टकराव हुआ। दोनों में इस प्रकार टकराव हुआ, तो इसलिए नूरजहां ने खुर्रम को क्या किया? खुर्रम को दूर भेज दिया, ताकि उसे वो उधर लगा रहे, और इधर जो है इसका दामाद यहाँ शासन करे। तो इसलिए इसने क्या किया? उधर से शाहजहां ने क्या किया, तो इसने इसके जो बड़े भाई है खुसरो, ये अंधा था, और इसे निपटाइए दिया, खत्म कर दिया। कहा कि अंधा है, काहे जीवन झूठों के धरती के बोझ बनल है, चल जाओ ऊपर। खत्म कर दिया उसे, और फिर ये शासक बना। तो ये नूरजहां जो है क्या, तो ये शेर अफगन की विधवा रही, और बाद में ये बनी किसकी? तो ये जहांगीर की पत्नी बनी। और इसने क्या किया, तो शासन में इसने आने की पहल की, और जुंटा ग्रुप का निर्माण किया। जुंटा ग्रुप का निर्माण किया, उसमें इसके माता पिता और भाई, और प्लस में एक शाहजहां जो इसमें शामिल थे। चलिए, इनके पिता को इत्मादुद्दौला की उपाधि दिया गया, और इसके माता को क्या कहा गया? तो इत्र के आविष्कारक कहा गया। अब देखते हैं शाहजहां को। शाहजहां को क्या कहा गया? इसे खुर्रम। क्या? खुर्रम। खुर्रम की उपाधि कौन दिए थे? तो जहांगीर ही दिए थे। जन्म हुआ था शाहजहां का 5 जनवरी 1592 में लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये रहे शाहजहां, और ये रहे मुमताज बेगम। मुमताज महल कह लो, मुमताज बेगम कह लो। शाहजहां। माता इनकी मारवाड़ के राणा उदय सिंह की पुत्री,
माता इनकी कौन रही? तो माता मारवाड़ की राणा उदय सिंह की पुत्री। 1612 में आसफ खां की पुत्री, ये जो है ये कौन है? ये नूरजहां की जो है क्या भाई की जो है पुत्री है। चलिए, तो ये 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बन्नो से विवाह किया। किसे? तो अर्जुमंद बन्नो से विवाह किया और इसे मुमताज महल की उपाधि दिया। क्या दिया? मुमताज महल की उपाधि दिया शाहजहां ने अर्जुमंद बन्नो को। शाहजहां ने अर्जुमंद बन्नो को मुमताज महल की उपाधि दिया। मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्री जीवित बचे, बाकी सब खत्म। ये मुमताज बन्नो ने क्या, ये जो है मुमताज महल ने क्या किया? तो इसने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्री जीवित रही, बाकी सब मृत्यु मृत हो गए। इसके नाम दारा सिको, बड़े पुत्र दारा सिको, औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श, ये जो है 4 इनके पुत्र रहे। और जहां आरा इनकी पुत्री रही, रोशन आरा इनकी पुत्री रही, और गौहर आरा इनकी पुत्री रही। 3 पुत्री 4 पुत्र हो गया। अब मीर जुमला जब गोलकुंडा का वजीर बना, तब उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये जो मीर जुमला जो है, जब ये गोलकुंडा का वजीर बना, गोलकुंडा का वजीर बना, दक्षिण में गोलकुंडा है अहमदनगर साइड में, तो गोलकुंडा जब ये वजीर बना तो वहां पे कोहिनूर हीरा इसने क्या किया? कोहिनूर हीरा इसने शाहजहां को भेंट दिया। भेंट किया शाहजहां को। यही कौन है? तो यही ताजमहल, मुमताज महल है। ताजमहल मुमताज महल है, उसी के नाम पे ताजमहल का निर्माण। ताजमहल, इसका रियल नाम क्या है? तो अर्जुमंद बन्नो। क्या है? अर्जुमंद बन्नो। ताज मुमताज महल की उपाधि इसने इसे शाहजहां ने दिया। चलिए, ताजमहल क्या है? ताजमहल जो ये देख रहे हो आगरा में, ताजमहल जो है इसका निर्माण देखो किस प्रकार से हुआ है। कला एवं स्थापत्य में अगर देखे तो ताजमहल आ सकता है। ताजमहल जो है कला स्थापत्य में आ सकता है। चलिए, तो ताजमहल पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का प्रतीक है। क्या है? तो ताजमहल जो है पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का प्रतीक है। देख रहे हो, पत्नी के ने याद में बनाया था, इसलिए क्या है? पत्नी के याद में बनाया था, तो इसलिए पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का एक प्रतीक है। क्या है? पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का एक प्रतीक है ताजमहल। प्रतीक है। चलिए, भारतीय संस्कृति की यह जो है क्या मूल्य धरोहर है। भारतीय संस्कृति का क्या है? तो यह एक मूल्य धरोहर है। शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। किस लिए बनवाया था? तो शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बन्नो। इसका निर्माण 1632 से 1648 के बीच में हुआ था। इसका निर्माण जो है क्या, तो 1632 में स्टार्ट हुआ और 1648 में खत्म हुआ। यह सफेद संगमरमर का बना है। किसे? तो सफेद जो संगमरमर से बना हुआ है, देख सकते हैं आप, संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से। इसके निर्माण में 4 बाग पद्धति का अपनाई गई है। इसके निर्माण में जो है 4 बाग पद्धति का निर्माण, ये जो है विधि जो है अपनाई गई। इसके निर्माण में 4 बाग पद्धति की जो विधि है अपनाई गई है, देख सकते हैं आप। ये जो क्या, पहले इसको साफ कर दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये ताजमहल हो गया, ये ताजमहल है, ये रास्ता है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके दोनों तरफ जो है 4 बगीचे बने हुए हैं।
क्या बने हुए बगीचे। एक रास्ता इधर हो गया, ये रास्ता, और एक रास्ता बीचों बीच ऐसे। ये रास्ते जो है क्या, तो ये रास्ते जो है बगीचों को 4 भागों में बांट दिया, तो इसलिए ये किस पद्धति को अपनाए हुए, तो 4 बाग पद्धति को अपनाया हुआ है इसके निर्माण में। एक बाग ये हुआ, एक बगीचा ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये रहा मेन गेट। इस प्रकार से निर्माण किया गया है। तो इसके निर्माण में क्या है, तो 4 भाग पद्धति अपनाई गई है। 7 जुलाई 2007 को इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। कब किया गया, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 7 जुलाई 2007 को इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में जो है इसे शामिल किया गया। 7 अजूबे जो है विश्व में, 7 जो अजूबे हैं उसमें शामिल किया गया इसे। इसकी वास्तुकला में मध्य एशिया, ईरान और भारत की वास्तुकला का उपयोग हुआ है। इसमें मध्य एशिया का भी वास्तुकला का उपयोग हुआ है, ईरान का भी वास्तुकला का उपयोग हुआ है, और भारतीय वास्तुकला का भी उपयोग हुआ है। मिश्रित है, इस तरह से कह सकते हैं कि एक मध्य एशिया, ईरान और भारत के वास्तुकला का मिश्रित। हालवेल महोदय ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की सरकार जो है कि साकार का प्रतीक कहा। इसने कहा कि ताजमहल जो है ये भारतीय नारीत्व की जो है क्या, तो साकार प्रतिमा है। भारत की जो है नारीत्व का साकार प्रतिमा है कि भारत में नारियों को कितना महत्व दिया जाता है, इसका एक क्या है, प्रतीक है। इससे पता चलता है। श्रीमती माधवी ने इसे सौंदर्य का पर्यायवाची कहा। माधवी जो है इन्होंने कहा कि सौंदर्य का पर्यायवाची डायरेक्ट अगर हम माने, सौंदर्य शब्द का समानार्थ अगर हम माने, तो ये ताजमहल को ही जाता है। चलिए, विश्व के जो 7 अजूबों की जो बात कर रहे थे, 7 आश्चर्य की बात कर रहे थे, देखते हैं उस 7 आश्चर्य को। पहला आश्चर्य है ताजमहल आगरा का, जो कि कहाँ है, तो भारत में है। आगरा का ताजमहल। पहला अजूबा आश्चर्य जो है आगरा का ताजमहल, जो कि भारत में है। दूसरा चिचेन इंतजा पिरामिड है क्या, तो दूसरा है चिचेन इंतजा पिरामिड, जो कि मैक्सिको में है। कहाँ है, तो मैक्सिको में है। ये रहा ताजमहल, तो आप पीछे देख चुके हैं, नहीं देखे। ये रहा ताजमहल। दूसरा क्या है, दूसरा चिचेन इंतजा पिरामिड है, जो कि मैक्सिको में है। तो ये रहा चिचेन इंतजा पिरामिड। देख सकते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तीसरा है क्राइस्ट रिडीमर, जो है ये ब्राजील में है। क्राइस्ट रिडीमर, क्राइस्ट जो है ये रिडीमर है। क्राइस्ट रिडीमर ये रहा, जो कि कहाँ है, तो ये ब्राजील में है। उसके बाद आता है चीन का महान दीवार। चीन का महादीवार, सबसे लंबा दीवार चीन का, चीन का सबसे लंबा दीवार, चीन का महादीवार। ये रहा चीन का महादीवार, देख सकते हैं आप किस प्रकार से। क्या है, चीन का महादीवार। देखिए ये इस प्रकार से गया है, इतना लंबा। इधर इस प्रकार से जो है कैसे, तो इस प्रकार से देखते हैं, जो गेम एक तरह का आता है। पहाड़ पे जो है क्या, गाड़ी जो है चलाते रहते हैं, और कब एक्सीडेंट हो पता नहीं। इस प्रकार से इतनी लंबे जो है मीनार है, ये कहाँ के, तो ये दीवार जो है ये कहाँ का, तो ये चीन का है। तो ये तो 7 जो आश्चर्य है विश्व के, उसमें इसको भी रखा गया है। और माचू पिट्टू जो है ये माचू पिच्चू जो है ये पेरू का जो है बगीचा है। पेरू का जो बाग है माचू पिच्चू, ये इसको भी ऐड किया गया है। इस प्रकार से ये बगीचा है, पहाड़ियों के बीच ये बगीचा है। इसको भी रखा गया है 7वें अजूबा में। फिर आता है उसके बाद पेट्रा गार्डन। क्या है, पेट्रा गार्डन।
पेट्रा गार्डन है जो है क्या, तो ये प्राचीन जो है महल की जो है क्या, तो महल की जो प्राचीन महल की जो है क्या, एविडेंस है, उसका साक्ष्य है। इस प्रकार से जो है ये महल है, तो ये इसे भी सातवां अजूबा में रखा। फिर आगे आता है कोलिसियम का। ये जो कोलिसियम जो है ये इटली का है, इसको भी रखा गया है सातवां अजूबा में। ये देख सकते किस प्रकार के बना हुआ है, कैसे, तो यहाँ तक आधा बना हुआ है, गोलाई में है, पहले गोलाई में राउंड में है, फिर यहाँ बना हुआ है, फिर आगे जाकर यहाँ तक आ गया, फिर आगे जाकर ये ऊपर खाली है, सिर्फ इतना राउंड में, मतलब इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना हुआ है। अंदर इसमें किस प्रकार का है, तो ये मेन गेट हुआ, बाहर से अंदर आने का मेन गेट हुआ, और ये बीच में जो है ये यहाँ पे ये मेन गेट हुआ, ये ऊपर जाने का मेन गेट हुआ क्या, तो इस ग्राउंड से ऊपर जाने का, ऊपर जो कक्ष बने हुए हैं, कमरे जो बने हुए हैं, उसमें जाने का ये मेन गेट हुआ ऊपर का। चलिए, और ये बाहर जो है रास्ते से जो है निकलने वाले जो है मेन गेट है ये रहा। तो इसको भी 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। मुगल काल का, मुगल काल हो, जब मुगल साम्राज्य की चर्चा हो और औरंगजेब की चर्चा ना हो तो मजा ही नहीं आता क्या। मुगलों की जब चर्चा हो और औरंगजेब की चर्चा ना हो तो जरा सा भी मजा नहीं आता है। अगर देखे तो राजनीतिक दृष्टि से देखे इसे, तो सबसे सही शासक यही था राजनीतिक दृष्टि से। अगर नैतिक दृष्टि से देखे तो सबसे क्रूर शासक यही था। इसलिए देखने का नजरिया होता है। अगर किसी से पूछिएगा तो कहेगा अकबर महान है, और किसी से पूछिएगा तो कहेगा अकबर सबसे बेकार है। क्या है, क्योंकि लोगों को देखने का नजरिया जो है अलग होता है। गांधी को भी कुछ लोग जो है गरियाते हैं, कुछ लोग जो है उसे पूछते हैं, इसलिए क्योंकि सब उसे अलग अलग नजर से देखते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति में उसकी अच्छाइयों को देखिएगा तो उसकी बुराई आपको नजर ही नहीं आएगा, कितना भी वो बुरा काम करे उसकी बुराई आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर आप उसकी बुराइयों को देखिएगा तो उसकी अच्छाई नजर नहीं आएगा। इसलिए लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो अकबर को अगर ये हम औरंगजेब की बात करें तो इसे हम अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से ये सबसे सही शासक था। क्यों, क्योंकि राजनीति में पिता पुत्र कुछ भी नहीं होता, जैसे हम प्राचीन काल में भी देख चुके हैं। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया, फिर उदयन ने भी वही काम किया कि अपने पिता अजात शत्रु की हत्या किया। क्यों, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये स्पष्ट है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से देखे तो ये कहीं से भी गलत नहीं था, क्योंकि इसने अपने पिता के साथ जो सुलूक किया, जो बर्ताव किया, ये राजनीतिक दृष्टि से सही था, कोई गलत नहीं, क्योंकि राजनीति में चलता है। लेकिन अगर हम नैतिक दृष्टि से देखें तो नैतिक दृष्टि से देखें तो ये सबसे ज्यादा क्रूर शासक थे, सबसे ज्यादा क्रूर शासक थे नैतिक दृष्टि से, और राजनीतिक दृष्टि से सही थे। चलिए, पूरा नाम इसका क्या, तो पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब है, जिसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के पास दोहद में हुआ था। जजिया कर इसने क्या किया, तो जजिया कर को पुनः लाया। जजिया कर को अकबर ने क्या किया था, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर भी जो कर लगे थे 62 में क्या किया था, तो 1562 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 63 में इसने क्या किया, 63 में यात्रियों के द्वारा जो कर लगते थे यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, तो उसको भी समाप्त कर दिया, सब ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन इसने औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर ये था, टैक्स है, कर है तो इसका मतलब टैक्स है, समझ रहे, कर जो है। लेकिन ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। क्यों, कहा जाता था कि आप गैर मुसलमान हो, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे आपकी रक्षा की टैक्स लेंगे।
आपकी सुरक्षा का जो है जिम्मा हम उठाए हुए, आपकी जो सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसका हम टैक्स लेंगे। ठीक, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुस्लिम है उससे नहीं लिया जाता था, जो दूसरे संप्रदाय का है उससे ये टैक्स वसूला जाता था। तो अकबर ने इसे खत्म कर दिया था और औरंगजेब ने इसे पुनः स्थापित किया। ये नक्शबंदिया सिलसिले को मानने वाला था क्या? तो जब हम भक्ति सूफी पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें सिलसिले की चर्चा हुई थी, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला। इसमें क्या, तो ये नक्शबंदीय सिलसिले के को मानने वाले थे। हिंदू मंदिरों को तोड़ा। क्या किया? तो हिंदू मंदिरों को ये तोड़ा। शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद में रखा। कितने वर्ष तक? तो शाहजहां को, अपने पिता को 8 वर्षों तक कैद में रखा। अपने भाइयों को, 4 भाई थे, अपने भाइयों को क्या किया? अपने भाइयों को समाप्त किया, समाप्त किया और 8 वर्ष तक अपने पिता को कैद में रखा। तो राजनीति में अगर देखें तो ये तो चलता ही है। क्या? गद्दी के लिए चलता ही है, सत्ता के लिए चलता ही है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उसे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन नैतिक दृष्टि से इसे गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के प्रति ये जो है क्रूरता इसकी अधिक थी। क्या? बहुत ज्यादा अधिक थी इसकी क्रूरता। 18 मई 1637 को दिलरास बन्नो बेगम से विवाह किया। इससे तो दिलरास बन्नो बेगम से विवाह किया, जो फारसी परिवार के शाहनवाज की बेटी थी। शाहनवाज की बेटी थी। कौन थी? तो शाहनवाज की बेटी थी। मुगल काल का सबसे क्रूर शासक यही रहा, औरंगजेब। चलिए, मुगल प्रशासन की बात करें तो मुगल प्रशासन किस प्रकार से चल रही थी? मुगल प्रशासन, हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर कोई साम्राज्य है, टिका हुआ है, व्यवस्थित है लंबे समय से, तो उसके पीछे दो ही हाथ है, उसका प्रशासन और जनता। दोनों क्या होगा? दोनों जो है शासक से सहमत होगा, शासक के विचारों से सहमत होगा, तभी कोई साम्राज्य जो है लंबे समय तक टिक सकता है। नहीं तो साम्राज्य को लंबे समय तक टिकने में टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साम्राज्य का दो ही पिलर होता है, एक प्रजा और एक प्रशासन। दोनों आपसे संतुष्ट है तो आपका साम्राज्य लंबे समय तक टिकेगा। अगर उसमें से एक भी आपसे असंतुष्ट हुआ तो आपका साम्राज्य ठप हो जाएगा। मुगल प्रशासन में किस प्रकार से शासन चल रहा था? तो इसमें भी शासन को बांटा गया था। अगर शक्ति को एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो शासन जो है अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए इस समय भी शासन को बांटा गया था। प्रांत के लिए अलग, जिला को संभालने वाले अलग रहेंगे, इस प्रकार से बांटा गया था। तो प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी। कितनी थी? तो अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई, और औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई। सूबेदार जो है प्रांत अथवा प्रांत को ही सूबे कहा जाता था। एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रांत है, प्रांत को सूबा कहा जाता था। तो आपको मिल सकता है कि ये अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? तो 15। प्रांत बोले या सूबा बोले, बात से। चलिए, तो सूबेदार जो है कौन थे? तो सूबेदार जो है ये प्रमुख होते थे, प्रांत का प्रमुख होते थे। दीवान जो है सूबे में वित्त विभाग को देखता था। देख रहे हो शक्ति को, इसे भी पता है, सबको पता है कि शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए तो साम्राज्य नहीं चल सकता। इसलिए शक्ति को क्या किया गया? शक्ति को बांटा गया। अगर देखें हम आधुनिक भारत,
इसमें भी शक्ति को बांटा गया केंद्र, राज्य, स्थानीय, 3 स्तर पे। पहले सिर्फ केंद्र और राज्य था, बाद में जो है क्या महात्मा गांधी के विचारों को देखते हुए स्थानीय को भी बांटा गया शक्ति के रूप में। चलिए, तो शक्ति को जो है बांटा गया, इसमें सूबेदार, ये जो है सूबेदार होगा कौन, जो प्रांत की देख रेख करेगा, प्रांत का प्रमुख होगा, उसे सूबेदार कहा गया। दीवान कौन होगा, दीवान होगा जो सूबे में यानी प्रांत में वित्त विभाग का काम करेगा, जो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो काम करेगा, वित्त विभाग में काम करेगा, वो क्या होगा, तो वो दीवान कहलाएगा। अकबर के समय मुजफ्फर खां एवं टोडरमल जो है इस पद पर नियुक्त थे। कौन थे, तो वित्त विभाग के तौर पे अकबर के समय में कौन नियुक्त थे, तो मुजफ्फर खां और टोडरमल जो है इस पद पे नियुक्त थे। कोतवाल किसे कहा गया, तो कोतवाल जो प्रांत की आंतरिक सुरक्षा का देखरेख करेगा, प्रांत की जो आंतरिक सुरक्षा करेगा वो कौन कहलाएगा, उसे कहा गया कोतवाल। उसके बाद आता है बात जिले प्रशासन की। तो प्रत्येक प्रशासन जो प्रांत जो है जिले में बटे थे, और जिलों को क्या कहा गया, जिले को सरकार कहा गया। जिले को क्या कहा गया, जिले को सरकार कहा गया। फौजदार जो है क्या, तो फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी होगा। जिले के जो प्रमुख अधिकारी है हम लोग क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जिले का जो प्रमुख अधिकारी है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फौजदार कहलाएगा। कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फौजदार। अमल जो है ये अमल गुजार कहा गया। जिले की वित्त व्यवस्था को, वित्त ये जो प्रांत की जो वित्त व्यवस्था है उसे कहा गया, उसकी देखभाल करने वाले को कहा गया, किसे क्या कहा गया, तो दीवान कहा गया। और जिले की जो वित्त व्यवस्था है उसे कहा गया अमल गुजार, उसे देखने वाले को कहा गया अमल गुजार कहा गया। परगना, परगना किसे कहा गया, तो परगना कहा गया जिला जिला जो है परगना में बटे थे। जिला जो है जैसे हम लोग का जिला जो है प्रखंडों में, जो है गांव में बटा हुआ है स्थानीय में, जिस प्रकार से जिला जो है किस प्रकार से, तो परगने में बटे हुए थे। सिकदार यहाँ प्रधान अधिकारी था। ये जो परगने में प्रधान अधिकारी जो है कौन थे, तो सिकदार था। आमिल वित्त व्यवस्था, आमिल जो है बिल व्यवस्था था, वित्त व्यवस्था देखरेख करता था आमिल परगना में। वकील कौन, तो बाद में वजीर कहा गया, वकील को बाद में वजीर कहा गया। यह केंद्रीय सरकार के समस्त भागों का अध्यक्ष था। केंद्रीय सरकार के जितने विभाग है सभी के अध्यक्ष थे वकील, जिसे बाद में क्या कहा गया, बाद में से वजीर कहा गया। बैरम खां के पश्चात अकबर ने इस पद को समाप्त कर दिया। बैरम खां कौन थे, तो बैरम खां वजीर थे। उसके बाद जब बैरम खां हटे तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद अकबर ने इस पद को समाप्त कर दिया। मीर बख्शी कौन, तो मीर बख्शी यह सेना संबंधी कार्य देखेगा, उसे मीर बख्शी कहा गया। प्रधान काजी, यह प्रधान काजी कौन, तो यह प्रांत, जिला, नगरों की काजियों को नियुक्त करता था। न्यायाधीश जो होते थे प्रांत में हो या फिर जिले में हो या फिर नगरों में न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करेगा प्रधान काजी। फौजदारी मामलों को देखरेख करेगा, क्या फौजदारी जो मामले है उसको देखरेख करेगा। चलिए, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा क्या है, तो मनसबदारी, ये जो मनसब है फारसी भाषा का शब्द है, क्या है, तो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद या दर्जा या ओहदा देना। क्या है, पद हो सकता है इसका अर्थ, दर्जा हो सकता है, या फिर ओहदा इसका अर्थ हो सकता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था, यह ओहदा दिया जाता था, उसे कहा जाता था क्या, उसे मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। चंगेज खान ने अपने सेना का गठन दशमलव पद्धति के आधार पर किया था। दशमलव पद्धति के आधार पर किया था, कहने का अर्थ हुआ कि उसके सेना का सबसे छोटी इकाई होता था 10, मनसबदार कितने, 10 मनसबदार, तो 10, और सबसे बड़ी इकाई 1000 मनसबदार,
अकबर ने भी मनसबदारी प्रथा में इस पद्धति को लागू किया था, अपनाया था। अकबर के शासनकाल में सबसे छोटे मनसब 10 सवारों का होता था और सबसे बड़ा मनसब 10,000 सवारों का। लेकिन शुरू में क्या हुआ, तो शुरू में 5,000 से ऊपर मनसब केवल राजकुमारों को ही दिया जाते थे। शुरू में क्या हुआ, तो 5,000 से जो ऊपर मनसब है ये राजकुमारों को दिया जाता था, किसी भी अधिकारी को नहीं, सिर्फ राजकुमारों को ही दिया जाता था। बाद में अकबर ने राजकुमारों को मनसब कितना, तो मनसब 12,000 तक दिया राजकुमारों को। अकबर ने इस प्रथा का आरंभ 1573 से 74 में किया। जात कौन, तो जात एवं सवार के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मनसबदार दो पद, मनसबदार को 2 पद जो है प्रदान किए जाते थे, एक जात और एक सवार। ब्लैकमैन जो है उनके अनुसार एक मनसबदार को अपने पास जितने सैनिक रखने होते थे वह जात कहलाते, जात का सूचक। यानी एक मनसबदार को जितने सैनिक अपने पास रखना है वो क्या कहलाएगा, उसकी जो सूची है, उसकी जो सूची कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जात। और जितने घुड़सवार रखता था वह कहलाएगा कितने, वो कहलाएगा सवार। जहांगीर ने खुर्रम यानी शाहजहां, जहांगीर ने खुर्रम को 10,000 जात और 5,000 सवार का मनसब नियुक्त किया। कितना, तो 10,000 सवार और जात और 5,000 जो है सवार का मनसब नियुक्त किया। इसमें क्या है, तो इसमें श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया है मनसबदारों को। तो अकबर के शासनकाल में मनसब छोटा मनसब कितना, तो 10 सवार का, और एवं सबसे बड़ा मनसब 10,000 का। कितना, 10,000 का। 5,000 से 50,000 से ऊपर के मनसब जो है शाहजादों को दिया जाता था, जो राजकुमार होते थे, शाहजादे जो होते थे उसको दिया जाता था। 50,000 से ऊपर के जो मनसब है उसको दिया जाता था। अकबर के बाद राजकुमारों को 12,000 तक का मनसब जो है दिया गया। जहांगीर के समय राजकुमारों को 40,000 का मनसब तथा शाहजहां के समय में 60,000 तक का मनसब दिया गया ये राजकुमारों को। मनसब में 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में जात जो है, जात मनसब 5,000 और सवार मनसब कितने, तो सवार मनसब भी 5,000 ही रहेगा। द्वितीय श्रेणी में किसको रखा गया, तो जात मनसब 5,000 और सवार मनसब जो है 2500 से अधिक हो। कितना, 2500 से अधिक हो। तृतीय श्रेणी में जात मनसब को 5,000 और सवार मनसब 2500 से कम, ये तृतीय श्रेणी में रखा गया। मनसबदारों की नियुक्ति कौन करते थे, तो सम्राट करते थे और ये पहले से ही तय होता था कि किसको रखना है, मनोनीत होता था। 10 से 500 तक का मनसबदार जो है, ये मनसबदार जो है क्या, तो मनसबदार कहलाता था। जिसके पास 10 से 500 तक का मनसब होता था, मनसबदारी होती थी, वो मनसबदार कहलाता था। जिसके पास मनसबदारी 500 से 2500 तक का होता था वो अमीर कहलाता था। अमीर क्या कहलाता था, अमीर। और जिसके पास 2500 से अधिक मनसबदार होती थी उसे अमीर ए उम्दा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो अमीर ए उम्दा। चलिए आगे देखते हैं जागीरदारी प्रथा क्या है। जागीरदारी प्रथा एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें राज्य के प्रति सेवाओं के बदले में अमीरों को एक क्षेत्र दिया जाता था। मान लीजिए जो अधिकारी है उन्होंने राजा के लिए जो काम किए, साम्राज्य के लिए जो काम किया, उसके बदले में क्या, उसे वेतन के तौर पे कह लीजिए या फिर उपहार के तौर पे कह लीजिए, क्या, तो उसे एक भूमि का एक क्षेत्र दिया जाता था। तो वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाता था जागीरदार कहलाता था। क्या, जागीरदार। ये जो क्या, तो ये जागीर कहलाती थी, ये भूमि क्या कहलाएगी, भूमि जागीर कहलाएगी।
और इस भूमि को प्राप्त करने वाले जागीरदार कहलाएंगे। जागीरदार कहलाएंगे भूमि को प्राप्त करने वाले। यह प्रथा दिल्ली सल्तनत के दौर जो है चल रही थी, दिल्ली सल्तनत काल में भी चल रही थी और बाद में मुगल काल में भी जारी रही। इसका डिटेल में देखते, जागीरदारी प्रथा में शासक अपने अधिकारियों को, सैनिक को या अन्य महत्वपूर्ण लोगों को क्या करते थे, तो नगद जो वेतन है उसके बजाय भूमि का एक टुकड़ा देते थे। भूमि का एक टुकड़ा देते थे जो जागीर कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो ये जागीर कहलाती थी। लेकिन ये भूमि पर उसका अधिकार नहीं होगा। भूमि उसको दिया गया, यानी आप उस भूमि से राजस्व वसूल सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, लेकिन उस भूमि पे कहिएगा कि वो भूमि आपका नाम हो गया, तो ये नहीं। भूमि पर टैक्स लेने का अधिकार आपके पास है। भूमि जो है क्या, तो भूमि उसका नहीं होता था, उस पर टैक्स लेने का अधिकार उसको मिल जाता था। चलिए, यह भूमि के राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, न कि भूमि का स्वामित्व। क्या भूमि का मालिक नहीं कहला पाएगा वो? क्या, तो वो सिर्फ भूमि से राजस्व वसूल सकता है। जागीरदार इस राजस्व का उपयोग अपने खर्चों, सैनिक, कारखाने रख रखाव या फिर अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कर सकता है। उस पैसे का उपयोग आप खुद के लिए करो या फिर सैनिकों के लिए करो या फिर अन्य प्रशासनिक जो देख रेख है उसके लिए करो, कोई रोक टोक नहीं इसमें। मुगल की जो राजधानी है स्थायी नहीं रही, ये आगरा रही, फिर उसके बाद दिल्ली हुई, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फिर फतेहपुर सिकरी, फिर फतेहपुर सिकरी से लाहौर, और फिर लास्ट में ये शाहजहानाबाद बना। शाहजहां ने जब 1648 में शाहजहानाबाद की जो है निर्माण कराया, उसकी नए नगर की स्थापना किया, तो वहां पे इसने क्या किया, ये जो है क्या, तो मुगल साम्राज्य की राजधानी की स्थापना वहां पे कर। चलिए, तो क्या किया, तो लास्ट में कहाँ पे आया, तो शाहजहानाबाद में राजधानी जो है चली गई और अस्थायी रूप से रह गई। मुगल दरबार, मुगल दरबार जो है क्या, तो मुगल दरबार, मुगल बादशाह अकबर का दरबार अत्यंत भव्य था। बहुत ही सजावट थी, बहुत ही भव्य तरीके से दरबार लगते थे। दरबार जो है बहुत ही भव्य तरीके से लगते थे। अगर दरबार लग रहा है तो शासक आएंगे तो क्या होगा, पहले ढोल जो है बजाया जाएगा, फिर नारे लगाए जाएंगे। इस प्रकार से क्या किया जाता था, तो इस प्रकार से दरबार लगती थी। क्या होगा, तो अकबर के दरबार लगाते समय क्या होगा, तो एक विशाल ढोल पीटा जाता था, अल्लाह का गुणगान होता था, ईश्वर की जो है क्या, तो गुणगान किया जाता था। इस तरह से दरबार की सूचना सभी लोगों को मिलती थी। बादशाह के बादशाह के समय किए जाने वाले अभिवादन से क्या होगा, तो अभिवादन से व्यक्ति की हैसियत का पता चलता है। क्या, तो ये बादशाह के जो है समय, उसके उपस्थित होने के समय, जिस लोगों को मान लीजिए साम्राज्य उसमें दरबार लगी है, शासक के दरबार में, और उसकी जो अगल बगल में उसके मंत्री होंगे, उसके जो जो भी उस साम्राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो होंगे, तो जिनके प्रति जो है जिस तरह से सर झुकाया जाता था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके पास कितनी शक्ति है। जिसके पास ज्यादा शक्ति होगा, उच्च पद होगा, ज्यादा शक्ति होने का मतलब हुआ कि उसका पद जो है उच्च होगा, उसके प्रति जो है सर जो है ज्यादा झुकेगा, और जिसके पास कम होगा उसे ऊपरे से प्रणाम कर लेंगे कि ऐसे ही प्रणाम। इसलिए इसे पता चलता है क्या, तो बादशाह के समय किए जाने वाले अभिवादन से व्यक्ति की हैसियत का पता चलती थी। क्या पता चलता था, कि व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। आज आप लोगों से लोग पूछते हैं कि
क्या काम करते हो, इसलिए पूछते हैं ताकि वो पता लगा सके, अंदाजा लगा सके कि आपको कितना इज्जत देना है, आपकी हैसियत क्या है। तो वही जो है लोग समझ रहे थे उस समय भी कि अगर जिसका अभिवादन जो है सर ज्यादा झुका कर किया जा रहा है मतलब उसका पद जो है उच्च होगा, और जिसका अभिवादन सर उतना नहीं झुकाया जा रहा है जिसके अभिवादन में, तो उसका पद जो है उतना ऊंचा नहीं होगा, निम्न होगा। चलिए, तो जिस व्यक्ति की तरफ अधिक सर झुकेगा उसका उसकी हैसियत जो है क्या उतना ही ऊंचा होगा। झरोखा दर्शन, ये दरबारी जो है क्या, तो दरबार में ही है। झरोखा दर्शन क्या है, तो झरोखा दर्शन करने का अर्थ हुआ कि जब शासक क्या करते थे, तो शासक सभा लग गई, दरबार हो गया, उसके बाद शासक क्या सुबह जो है, सुबह सुबह अपने जो है क्या, तो छत पे जो है अपने बालकनी पे आते थे, और बालकनी पे आते थे और पर्दे से झांक कर अपनी प्रजा को इस तरह से हाथ हिलाकर जो है क्या करते थे, मिलते थे उससे। नहीं देखो, छत पे जाएंगे, छत पे जाकर इस तरह से हाथ हिलाएंगे, कहेंगे और हाथ हिलाएंगे और प्रजा जो है चिचिया रहा है, इस तरह से चलता था। तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया झरोखा दर्शन। क्या कहा गया, झरोखा दर्शन, यानी पर्दे के पीछे से झांकना। क्या, पर्दे के पीछे से झांकना, झांक कर दर्शन देना। क्या, तो पर्दे के पीछे से झांक कर दर्शन देते थे। चलिए, तो झरोखा दर्शन मुगल बादशाह द्वारा अब क्या, तो अपनी प्रजा को महल की बालकनी से दर्शन देने का की एक प्रथा प्रथा थी। महल की जो बालकनी है उससे दर्शन देने का एक प्रथा था। यह एक दैनिक अनुष्ठान था। क्या, तो यह एक दैनिक अनुष्ठान था, ये डेली चलता था। सुबह सुबह सुत उठकर दर्शन देना यह डेली चलता था, कि एक तरह से सुत उठकर सब क्या अपनी ईश्वर की, अपनी इष्ट जो है ईश्वर की दर्शन करते हैं। तो प्रजा जो है, प्रजा के लिए ईश्वर कौन है, राजा ही है, तो राजा का दर्शन करेंगे। इसलिए दैनिक अनुष्ठान था जिसमें बादशाह सुबह के समय महल की बालकनी पर में आते थे और जनता को दर्शन देते थे। इस प्रथा का उद्देश्य शासक और शासित के बीच सीधा संबंध स्थापित करना था। क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था कि शासक और प्रजा के बीच संबंध जो है सीधा स्थापित हो। उसे ये ना लगे कि शासक जो है क्या है, तो शासक तक उसकी पहुंच नहीं है, उसे ये ना लगे। और अकबर ने इस प्रथा का आरंभ किया था। कौन किए थे इस प्रथा का आरंभ, तो झरोखा दर्शन का आरंभ किए थे अकबर। कौन किए थे, अकबर। उसके बाद आता है झरोखा दर्शन के बाद, ये दरबारी प्रथा में ही है। दरबार में जो है किस प्रकार का था, तो इसमें झरोखा दर्शन, उसके बाद दीवान ए आम आता है। क्या आता है, दीवान ए आम। दीवान ए आम क्या है, दीवान ए आम एक स्थान है। क्या, एक स्थान है जो दरबार, ये जो क्या, तो झरोखा दर्शन के बाद लगता था। चलिए, तो दीवान ए आम जो है आगरा के किले में उपस्थित स्थित मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार है। क्या है, तो दीवान ए आम जो है आगरा के किले में स्थित है, सभागार है। क्या है, सभागार। झरोखे दर्शन के 1 घंटे बाद जो है क्या, तो झरोखे दर्शन के 1 घंटे बाद दीवान ए आम में शासक आते थे और यहाँ राज्य के अधिकारी जो है अपनी अपनी बात रखते थे। राज्य के अधिकारी जो है अपने अपनी कष्ट जो है, अपने अपनी कष्ट यानी अपनी अपनी शिकायत जो है रखते थे शासक के समक्ष, बादशाह के समक्ष। उसके बाद दीवाने साख, क्या, दीवाने खास है, साख नहीं, दीवाने खास है। ये क्या, एक ये भी एक प्रकार का स्थान ही है। तो दीवाने साख जो है या फिर निजी श्रोताओं का हल कह सकते हैं इसे हम। दिल्ली के लाल किले में एक कक्ष था। क्या है, दिल्ली के लाल किले में एक कक्ष था जिसका निर्माण 1648 में स्वागत समारोह के लिए किया गया था। किसके लिए, स्वागत समारोह के लिए किया गया था। यह स्थान था जहां बादशाह साहब दरबारी जो है क्या, दरबारियों और राजकीय अतिथियों का स्वागत करते थे। यह उस स्थान को कहा गया जहाँ पे क्या होगा, तो अगर उसके अतिथि आए हैं, बादशाह के कोई अतिथि आए हैं, कोई मेहमान है, उसके अतिथि आए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे,
तो उसको ठहरने की जो व्यवस्था की गई थी, ठहराव की जो व्यवस्था थी, उसे कहा गया दीवाने खास, यानी खास व्यक्ति की ठहराव की व्यवस्था। राजकीय अतिथियों का स्वागत करते थे। इसे शाहमहल के नाम से भी जाना जाता था। क्या, किस नाम से? तो शाहमहल के नाम से भी जाना जाता था। और दीवान ए आम के 2 घंटे बिताने के बाद बादशाह यहाँ पहुंचते थे अपने अतिथियों से मिलने। उसके बाद आते हैं शाहबुर्ज। क्या शाहबुर्ज? शाहबुर्ज क्या, तो ये भी एक प्रकार का स्थानीय है। तो शाहबुर्ज जिसे मुसम्मन बुर्ज या फिर समन बुर्ज भी कहा गया, आगरा किले में स्थित एक अष्टकोणीय मीनार है। कैसा मीनार? तो अष्टकोणीय मीनार है। अष्टकोणीय मीनार है, यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और दीवाने खास के पास स्थित है। यहाँ अत्यंत गोपनीय मुद्दे पर विचार विमर्श होता है, यानी जितनी भी खास जो बातचीत हो, गोपनीय जो बातचीत हो, वो बातचीत कहाँ होगा? तो वो बातचीत ये शाह बुर्ज में ही होगा। और ये कैसा है? तो ये महल जो है ये अष्टकोणीय महल है। कैसा है? तो अष्टकोणीय है। ये मीनार कैसा है? तो अष्टकोणीय मीनार है। दरबार में प्रणाम करने का तरीका क्या है? तो दरबार में प्रणाम करने का तरीका है सिजदा। पहला तरीका क्या है? सिजदा। सिजदा इस प्रकार से आप सिर झुकाकर, क्या, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो यही कहलाता है सिजदा। सिर झुकाकर आप इस तरह से प्रणाम करते हैं तो कहलाता है सिजदा। उसके बाद पायबोस। पायबोस यानी पैर को चूमना। शासक के पैर को चूमना ये पायबोस था। इसे खत्म कर दिया गया। खत्म इसलिए कर दिया गया क्योंकि शासक समझ रहे थे कि ये जो है क्या, एक गलत है। लोग नैतिक दृष्टि से देखे तो ये बहुत गलत है कि अब प्रजा जो है अगर उसे शासक से मिलना है किसी को तो उसके पैर चूमे, ये गलत है। उसके जगह पे क्या, तो अपनी मातृभूमि को चूम सकता है। इसलिए उसके बाद पैबोस की जगह पे लाया गया किसे? तो जमी बोस को लाया गया, यानी जमी को चूमना। अपनी मातृभूमि को, आप जिस भूमि पे है उस भूमि को चूमना, तो उसको लाया गया। फिर प्रणाम करने का एक तरीका दंडवत है, जो पूरी तरह से लेट कर आप प्रणाम करते हैं, दंडवत हो गया। फिर चार तस्लीम हो गया। ये दाहिने हाथ का हथेली जो है, हथेली जमीन पर रखकर फिर धीरे धीरे ऊपर उठकर सिर पर रखकर क्या करते थे? प्रतिक्रिया करते थे। जैसे दाएं हाथ को क्या अपने हाथ पे रख के ऐसे करते हैं और ऐसे उठते हैं। दाएं हाथ को अपने सर पे रख लिए ऐसे और ऐसे उठे। पहले ऐसे करके ऐसे उठे, पहले झुके फिर उठे। ये जो है क्या, ये 4 तस्लीम हुई। 4 उंगली निकाल कर ऐसे कर लिए। 4 बार करना पड़ता था ऐसे करके, देख रहे, 4 बार करना पड़ता था। तो ये 4 तस्लीम हो गई। उसके बाद आया कोर्निस। आया कोर्निस, ये भी प्रणाम करने का ही तरीका था मुगल काल में। कोर्निस, इससे क्या है, तो ये भी उस तरह 4 तस्लीम का ही था उस तरह से, लेकिन इसमें हम क्या करते थे? 4 तस्लीम में हम करते थे इस प्रकार से कि हम ऐसे कर लिए और ऐसे उठा लेते थे। लेकिन इसमें बाएं हाथ को अपने पीठ के पीछे ऐसे रख लिए, ये देखिए बाएं हाथ ऐसे रख लिए, दाएं हाथ को आगे रख लिए और ऐसे झुकाते थे ऐसे। तो इससे क्या हो गया? इसे कहा गया कोर्निस कहा गया। क्या? तो कोर्निस, दाएं हाथ की तलहटी को सर पर रखकर और इसके बाएं हाथ को पीठ के पीछे, पीठ पर रखकर और सर को ऐसे झुकाना, यही क्या कहलाया? तो यही कोर्निस जो है कहलाया। चलिए मुगल अभिजात वर्ग देख लेते हैं। मुगल अभिजात वर्ग, तो मुगल दरबार का एक प्रमुख जो है स्तंभ अधिकारियों का वर्ग था। उसी अधिकारियों को अभिजात वर्ग कहा गया। मुगल काल में जो अधिकारी थे उन्हीं अधिकारियों को जो है क्या कहा गया? तो अधिकारियों को कहा गया अभिजात वर्ग कहा गया। अधिकारियों को अभिजात वर्ग कहा गया। इतिहासकारों ने उसे मुगल अभिजात वर्ग की संज्ञा दी। इसे तो अधिकारियों को जो है क्या दिया? तो अधिकारियों को अभिजात वर्ग की संज्ञा दी। कौन? इतिहासकारों ने। मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में किया जाता है जो बादशाह के वफादार होते थे, यानी उससे ऐसे
सैनिकों को कहा जाता था। जो बादशाह के प्रति वफादार है उसे अभिजात वर्ग कहा जाएगा। होगा अधिकारी ही, प्रशासक ही, लेकिन कौन? जो बादशाह के प्रति जो है, शासक के प्रति वफादार होगा वही। इस गुलदस्ते रूपी जो अभिजात वर्ग है, वर्ग में प्रायः सभी धर्म के लोग रहते थे। इसमें जो क्या, सभी धर्म के लोग रहते थे, कोई भी धर्म का लोग हो, सभी धर्म के लोग रहते थे। अब प्रशासन में जो है क्या, प्रशासन में जरूरी थोड़ी ना कोई एक ही धर्म का लोग रहेगा। और ये क्या अभिजात वर्ग कहलाता कौन है? प्रशासन ही कहलाएगा। और वो भी कौन? प्रशासन जो शासक के प्रति वफादार हो। तो इसमें प्रशासन तो कोई भी धर्म के लोग हो सकते हैं, इसलिए सभी धर्म के लोग इसमें थे। शाहजहां के शासन काल में चंद्रभान ब्राह्मण जो है ये अपनी पुस्तक चार चमन में, इसे चार बाग भी कह सकते हैं, में मुगल अभिजात वर्ग की जो है क्या विस्तृत वर्णन किया है। इस अभिजात वर्ग में अरब, ईरानी, तुर्की, ततार, रूसी, राजपूत और भारतीय जो मुस्लिम हैं ये भी शामिल है। अकबर ने योग्यता के आधार पर खत्री जाति को के राजा टोडरमल को क्या किया? तो वित्त मंत्री नियुक्त किया था। क्या किया था? तो अकबर ने उसकी जाति देखकर नहीं नियुक्त किया था, अकबर ने क्या किया था? उसकी योग्यता देखकर कि हाँ ये इस लायक है, इस पद के लायक है, तो इसे वित्त मंत्री बना दिया जाए, इसे टोडरमल को, जो कि जाति से कौन था? तो खत्री। तैनात रकाब दरबार में नियुक्त अभिजातों की सुरक्षित जो है दल थी। दरबार में जो उपस्थित जो अभिजात वर्ग है उसके जो सुरक्षित दल जो है उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया तैनात रकाब। तैनात यानी जो अभी मौजूद है, तैनात है, रकाब। और इससे जो है क्या, इस दल को आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रांत और किसी भी सैन्य अभियान में शासक भेज सकते हैं। उसे किसी भी सैन्य अभियान में या फिर किसी भी प्रांत में अपने इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसे भेज सकते हैं शासक।